हेलो डियर, जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो नंबर 70 है। तो जो लोग 5 तो आपका आप एग्ज़ाम में चला गया, ठीक है ना। तो जो लोग 5 को एग्ज़ाम देकर आए हैं उनको बहुत बहुत स्वागत। और हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग कितना सही करके आए हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा है। आप लोग जो है RKM 843@gmail.com पर आप अपने क्वेश्चन साझा कर सकते हैं। समझ गए। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। निम्न में 70 नंबर का ये वीडियो है। इससे पहले 69 तक अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए। जिन लोगों का 11 और 12 को एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अभी बहुत कुछ बचा है। अभी वो आराम से जो है अपना 6 दिन पढ़ाई कर सकते हैं, 5 से 6 दिन। समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा हेल्थ डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या मैं आपको नहीं बताया हूँ कि 4 फरवरी को आपका जो है वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या नहीं बताए हैं। तो मैंने ये चीज़ लेकर बताया है कि कैंसर होता है तो ज़िंदगी शॉर्ट हो जाता है। फरवरी भी शॉर्ट रहता है, सबसे छोटा महीना तो फरवरी में होगा, लेकिन कै तारीख को 4 फरवरी को याद रखना है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है दूसरा नंबर के प्रश्न है। कहता है निम्न में से कौन सा, देख लीजिए आपके स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। कहता है निम्न में से जो है कौन सा कार्य वर्ष 1970 में हुआ था। तो माय डियर 1970 में जो है बालवाड़ी न्यूट्रिशन कार्यक्रम, ठीक है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन कार्यक्रम 1970 में आया था। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, कहता है 3 नंबर माय डियर, बहुत अच्छा प्रश्न है कि संतुलित आहार में क्या होता है। तो संतुलित आहार में सभी न्यूट्रिशन उचित मात्रा में जो है होते हैं। ठीक है ना। संतुलित आहार वे आहार होता है जिसमें खनिज, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ उचित मात्रा में होता है, कम बेस नहीं होता है। समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि संतुलित आहार में कोई एक चीज़ होगा कोई एक नहीं होगा। सब चीज़ होता है जो शरीर के लिए ज़रूरी है, वह सारा चीज़ होता है, लेकिन उचित मात्रा में। समझ गए ना। तो ये आपका संतुलित आहार हो गया। चौथा माय डियर प्रश्न होता है, प्रश्न आपके सामने में है। कहता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस का मुख्य फोकस किस प्रकार की सेवा पर होता है। तो जो प्राथमिक तौर पर जो देखभाल किया जाता है, जो सेवा होता है, उसमें मुख्य चीज़ किस पर फोकस किया जाता है। तो मुख्य चीज़ उसमें जो है प्रिवेंटिव होता है, रोकथाम पर फोकस किया जाता है। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर उतना वाइडली होता नहीं है, उतना विस्तृत होता नहीं है कि यहाँ पे उपचार किया जाए, थेरेपेटिक प्रकार की सेवा दिया जाए। समझ गए ना। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव टाइप रोकथाम प्रकार के जो है सेवा पर फोकस किया जाता है कि कम से कम बीमारी को रोकथाम तो किया जाए। समझ गए ना। ये हो गया। आगे चलिए देखिए, अच्छा से देखेंगे, सब चीज़ समझेंगे। पुनर्वास सेवा रिहैबिलिटेशन सर्विस को किस प्रकार की प्रिवेंटिव सर्विस में शामिल किया गया है। तो माय डियर जो पुनर्वास सेवा होता है यह टर्शियरी लेवल का है, यानी तृतीय लेवल का है। जब कोई मरीज कोई बीमारी से ग्रसित होता है और वह लगभग ठीक होकर अपने समान जीवन की तरफ जीने के लिए अग्रसर होता है तो उससे जो है तृतीय लेवल के रिहैबिलिटेशन सर्विस जो है दिया जाता है, जहाँ पे उसके समान जीवन कैसे जीना है, कैसे व्यतीत करना है, क्या करना है बताया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। एक एक करके सब अच्छे से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए हम थियोरिकल क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कहता है निम्न में से कौन सा हेल्थ डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं आपको मार्च में जैसे बताया था कि 21 मार्च से 21 अप्रैल, और उसमें 25 अप्रैल जो होगा वह मलेरिया वाला डे होगा। समझ गए ना। तो मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 7वां नंबर का प्रश्न है। कहता है एक रोगी को प्रदान की जाने वाली रिहैबिलिटेटिव सर्विस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो माय डियर एक मरीज को आप रिहैबिलिटेटिव सर्विस दे रहे हैं। रिहैबिलिटेटिव सर्विस कहने का मतलब क्या है, अभी ऊपर देखे हैं, यह अनुत्पादक व्यक्ति को उत्पादक व्यक्ति बनाना। तो रिहैबिलिटेटिव का मतलब ही होता है कि जो व्यक्ति अपना आर्थिक स्थिति छोड़ चुका है उसको कैसे आर्थिक स्थिति अपना सही करेगा, अपने जीवन को कैसे जो है पहले गड़बड़ तरीके से जी रहा था उसको अब कैसे सही तरीके से जिएगा, कैसे समाज में समायोजन बनाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए रिहैबिलिटेटिव सर्विस दिया जाता है। रिहैबिलिटेटिव सर्विस कोई दवाई नहीं होता है। समझ गए ना। यहाँ पे ऐसा सेवा होता है जो व्यक्ति को उसको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है ट्रेन करता है। ठीक है ना। तो यह एक अनुत्पादक है जो अनुत्पादक व्यक्ति को उत्पादक व्यक्ति बनाता है। समझ गए। जो अगर पहले बेरोजगार था तो उसको बेरोजगार दूर करने के लिए उपाय देगा यहाँ पे। समझ गए ना। तो यही रिहैबिलिटेटिव सर्विस होता है, पुनर्वास। ठीक है ना।
8वां है, कहता है निम्न में से आंगनवाड़ी वर्कर के कार्य में शामिल नहीं है। आंगनवाड़ी के वर्कर में क्या शामिल नहीं है? तो बीसीजी का वैक्सीन देना आंगनवाड़ी वर्कर का काम नहीं है, ठीक है ना। आंगनवाड़ी वर्कर का काम है कि गर्भवती महिला और एंटीनेंटल डिवाइस प्रदान करना, ठीक है ना। विद्यालय पूर्व प्री स्कूल एजुकेशन प्रदान करना, बिल्कुल सही है, जो कि आपका 6 वर्ष तक की उम्र का प्री स्कूल एज होता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रदान करना, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन लगाना, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका बीसीजी वैक्सीन गलत हो जाएगा। बीसीजी वैक्सीन लगाना आपका आंगनवाड़ी वर्कर का काम नहीं है, ठीक है ना। ये हेल्थ वर्कर का काम है। सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो सिक्योरिटी मैटरनल डे जो होता है वह महीने में 1 बार, ठीक है ना। महीने में 4 बार, 3 बार, महीने में 2 बार, महीने में 1 बार। तो महीने में 1 बार जो है सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए 10वां नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है हाल ही में कौन से हेल्थ इंस्टीट्यूट को पीपी मॉडल पर पीपी ट्रिपल पी मोड पर कर दिया गया? कौन से हेल्थ इंस्टीट्यूट को पीपीपी मोड पर कर दिया गया? तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इसे जो है पीपी मोड पर कर दिया गया, यानी ट्रिपल पी मोड पर कर दिया गया, ठीक है ना। पीएचसी, देखिए पीएचसी और सब सेंटर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसके बारे में अच्छे से जाना। पी का फुल फॉर्म क्या है? तो पी फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो प्राइमरी हेल्थ है केयर है सेंटर है उसको पीपी ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है आपको साझा किया गया, समझ गए। 12 है, कहता है निम्न में से डिजीज के प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है, मतलब कौन से रोग का प्राथमिक जो है रोकथाम का उदाहरण है? तो इम्यूनाइजेशन द्वारा ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम, मतलब टीकाकरण करके जो है, जैसे देखते होइएगा ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम करने के लिए जन्म के समय ही जो है टीका लगा दिया जाता है बीसीजी का, तो वह ट्यूबरकुलोसिस को रोकथाम करता है। तो वह एक प्रकार के बीमारी होने से पहले ही टीका दे दिया जाता है ताकि आगे बीमारी न हो। तो यह प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। प्राथमिक प्रिवेंशन प्राथमिक स्तर में यही होता है कि बीमारी होने से बचाव के लिए पहले ही उपाय कर लिया जाता है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन प्राथमिक रोकथाम या देखभाल के अंदर आता है, ठीक है। आगे है 13 है, कहता है जेएसवाई का संबंध है। तो माय डियर जननी सुरक्षा योजना का संबंध जो होता है वह डिलीवरी के पश्चात महिलाओं को कैश पेमेंट करने से। तो जेएसवाई के अंतर्गत समझ गए ना, जो महिला अपने इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूशनल प्रसव करवाती है, मीन्स अस्पताल में प्रसव करवाती है, तो उसको जो है कैश पेमेंट दिया जाता है। आप लोग को पता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को पता है आपको जेएसवाई। आगे है जेएसवाई योजना कब शुरू की गई? तो यह 2005 में शुरू की गई, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है 2005 में एनआरएचएम भी शुरू किया गया था। यशोदा का मुख्य कार्य क्या है? माय डियर, यशोदा का मुख्य कार्य होता है नवजातों का फ्री इम्यूनाइजेशन करना, ठीक है ना। तो यशोदा का मुख्य कार्य यही होता है कि यह नवजातों में जो है न्यूनेंट्स में फ्री में इम्यूनाइज करना, ठीक है, टीकाकरण करना। 16 है, यशोदा का कोट किस कलर का होता है? तो जो यशोदा का कोट होता है पिंक कलर के होता है, याद रखिएगा यशोदा का कोट जो है पिंक कलर के होता है, समझ गए ना। कोट है, ठीक है ना, यशोदा का कोट पिंक कलर के होता है। आगे चलिए 17 है, कहता है ह्यूमन बॉडी की आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो माय डियर, सबसे ज़्यादा भोजन का जो पाचन होता है कंप्लीट वह छोटी आंत में ही होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो पेट होता है वह टेम्पोररी स्टोरेज होता है, हल्का फल्का पेट में पाचन होता है। भोजन पेट से निकल कर जो है छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में कंप्लीट पाचन होता है, और उसके बाद जो है बड़ी आंत में हल्का फल्का ऑब्जर्प्शन का काम होता है, जैसे जल का न्यूट्रिशन का जो अवशोषण होता है वह बड़ी आंत में होता है, ठीक है। आगे चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, कहता है ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग है, मतलब छोटी आंत के कौन कौन से भाग है आपको समझना है। पहले 3 भाग है छोटी आंत का, ठीक है। छोटी आंत का होता है ड्यूटनम होता है, समझ गए, जेजुनम होता है, इलियम होता है, ये सब जो है आपके छोटी आंत का जो है भाग है, तीनों भाग, समझ गए। आगे है, कहता है 19वां नंबर है कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली बड़ी आंत के भाग है। तो बड़ी आंत में कौन कौन सा भाग होता है? कोलोन सबसे बड़ा भाग है बड़ी आंत का, सिक्कम होता है, और रेक्टम यानी मलाशय होता है, क्योंकि मलाशय जो है आपके बड़ी आंत के साथ ही कनेक्ट रहता है
कोलोन सबसे बड़ा भाग है, सिक्कम होता है और मलाशय रहता है, ये बड़ी आंत की भाग है। ठीक है, तो दोनों समझ गए। 20 नंबर का प्रश्न है, कहता है निम्न में से गंध ज्ञान सेंस ऑफ स्मेल में सहायक क्रेनियल नर्व कौन है। मतलब गंध के सूंघने का जो नर्व होता है तंत्रिका, वह कौन सा होता है। तो अल्फामेंट्री जो नर्व होता है, अल्फामेंट्री जो नर्व होता है यह आपका सूंघने में सहायता करता है। ठीक है, सूंघने में। ओके, 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्रेनियल नर्व का कौन सा ग्रुप संवेदी की नर्व है। कहता है संवेदी मतलब सेंसरी नर्व कौन सा है। तो माय डियर, कुछ ऐसे आपके नर्व है, क्रेनियल नर्व है, जो कि आपके एक से ज़्यादा है, वह सेंसरी का भी काम करता है। तो ऑल्फेटरी सेंसरी मतलब क्या कि जो आपके सेंसरी संवेदी अंग है ना, वो संवेदी जो है आपके संवेदी आपके जो है क्या होते हैं, संवेदी नर्व भी होते हैं। तो संवेदी नर्व में सूंघने वाला, नाक से सूंघा जाता है, तो नाक भी हमारा एक संवेदी अंग है, पता है। देखने आँख भी हमारा एक संवेदी अंग है। तो ऑप्टिक नर्व, समझ गए। वेस्टिबुलर कोक्लियर सुनने वाला, तो वह सुनने वाला कान भी हमारा संवेदी अंग है। तो वेस्टिबुलो कोक्लियर भी आपका जो है कोक्लियर सुनने वाला, तो वेस्टिबुलर कोक्लियल ऑप्टिक ऑल्फामेंट्री, यह जो है आपका संवेदी अंग है। स्किन रहता है तो स्किन भी होता है संवेदी अंग। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे निम्न में से क्रेनियल नर्व का कौन सा ग्रुप प्रेरक प्रकार यानी मोटर प्रकार की नर्व है, गति वाला नर्व है, चालन वाला। ठीक है, तो ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर और अब्डुसेंट। ठीक है, अब्डुसेंट, ट्रोक्लियर, ऑक्लोमोटर, यह तीनों जो है आपका क्या है, प्रेरक यानी मोटर जिसे चालन कहते हैं, उस प्रकार का आपका जो है क्रेनियल नर्व है। ठीक है, ऑक्लोमोटर, कोक्लियर, अब्डुसेंट, याद रखिएगा, कोई एक एग्जाम्पल में पूछ देगा। 23 नंबर का है, निम्न में से बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या है। तो बॉल और सॉकेट का एग्जाम्पल सोल्जर ज्वाइंट है। ठीक है, सोल्जर ज्वाइंट याद रखिएगा, या फिर आपसे पूछ देगा कि सोल्जर ज्वाइंट जो है किस प्रकार का ज्वाइंट का उदाहरण है, तो बॉल एवं सॉकेट का। ठीक है, 24 है, निम्न में से हिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या है। तो हिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल नी ज्वाइंट होता है। ठीक है, हिंग ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, जहाँ से मूवमेंट होता है ना, वो हिंग ज्वाइंट कहीं रहता है, समझ गए। तो जैसे हमारा केहनी हो गया, घुटना हो गया, समझ गए, तो ये सब हिंग ज्वाइंट होता है, समझ गए। आगे चलिए, कहता है 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से ग्लीडिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल, देखिए आपसे पूछ सकता है सोल्जर ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट और ग्लीडिंग ज्वाइंट, ये तीनों का एग्जाम्पल। तो ग्लीडिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल होता है टार्सल बोन के बीच पाए जाने वाला ज्वाइंट। ठीक है ना, तो ग्लीडिंग ज्वाइंट जो टार्सल ज्वाइंट बोन होता है, हड्डी, उसके बीच पाया जाने वाला ज्वाइंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टोमक से जुड़ने वाला भाग कौन होता है, ग्रहणी ड्यूडेनम होता है। पेट से जो जुड़ा हुआ भाग रहता है छोटी आंत का, वह ड्यूडेनम होता है, समझ गए, इसको ध्यान में रखना है। ओके, आगे चलिए, कहता है 27 नंबर का प्रश्न है, माय डियर, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है निम्न में से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। तो ड्यूडेनम है, इलियम है, जेजुनम भी है, समझ गए, लेकिन ईसोफेगस ये आहार नाल की पार्ट है आपके, इसके नहीं है, छोटे, समझ गए। 28 नंबर का है, ह्यूमन बॉडी में कार्पल बोन्स पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी में कार्पल्स बोन कहाँ पाई जाती है, क्रेनियम में, अपर एक्सट्रीमिटी मतलब ऊपरी पाद में, लोअर पाद में, मिडिल ईयर में। तो जो ह्यूमन बॉडी में कार्पल्स बोन होता है वह आपका ऊपरी पाद, ऊपरी एक्सट्रीमिट मतलब ऊपरी हाथों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 29 है, कहता है कि ह्यूमन बॉडी में मेटाकार्पल्स बोन कहाँ पाया जाता है। तो मेटाकार्पल्स भी ऊपरी पाद में ही पाया जाता है। इसको ऊपर, ऊपरी पाद कहने का मतलब है कि ऊपरी जो हाथ है ना ऊपर में, तो उसी में होता है। 30 है, वैजिनल फ्लूइड का पीएच मान कितना होता है। तो वैजिनल फ्लूइड का पीएच मान जो है 3.8 से लेकर 4 से 4.5 होता है। इतना याद रखिएगा, इसके बीच जो है अगर ऑप्शन में रहेगा वही सही मारिएगा। ठीक है, तो वैजिनल फ्लूइड जो है पीएच मान 3.8 से 4.5 होता है। वैजिना का जो तरल होता है उसका पीएच मान, क्योंकि वैजिना अम्लीय होता है। ठीक है, रिब्स कैब्ज में पाई जाने वाली 12 जोड़ी रिब्स में ट्रू रिब्स कितना है। तो माय डियर, चूँकि रिब्स हम जो लोग जानते हैं टोटल 12 पेयर में है, 24 है संख्या में। ठीक है, ट्रू का बात करेगा तो उसमें से 7 जोड़ी जो पेयर होता है, फर्स्ट जो 7 पेयर है वह आपका ट्रू रिब्स में आता है। ठीक है, जो डायरेक्टली एस्टर्नम के साथ कनेक्ट रहता है।
आगे है 32 नंबर का प्रश्न है माय डियर, कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों में शामिल है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या क्या काम है। संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम करना, सही बात है। समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना भी शामिल है। पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना, मतलब चालू करना, काम करना, बिल्कुल सही है। यानी इनमें से सभी जो है WHO का काम है, ठीक है ना। तो WHO का काम ही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करना, ठीक है ना। निम्न में से किस इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी ने गोभी नामाकरण रणनीति बनाई। तो यूनिसेफ ने गोभी को जो है नामाकरण का नीति बनाया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 34 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हेल्थ एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। तो माय डियर, इनमें से कौन सा हेल्थ एजेंसी है जो देश में परिवार नियोजन कामों को जो है चलाता है। तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका चालू कब हुआ था ये भी हम बताए थे 1971 में, ठीक है ना, पढ़ाए थे ना। तो ये जो है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया देश में जो है यह एजेंसी फैमिली प्लानिंग के कामों को चलाता है। 35 है, निम्न में से कौन सा हेल्थ एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों को शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकासों से संबंधित है। तो माय डियर, हेल्थ एजेंसी जो मुख्य रूप से बच्चों में, ठीक है, बच्चों में शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकासों से संबंधित है। तो माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, बच्चों की बात करेगा तो वह भारतीय बाल विकास परिषद है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है। जब बच्चे की बात करेगा तो बाल विकास ही आएगा। 36 है माय डियर, कहता है कि निम्न में से कौन सा वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी लेप्रोसी पेशेंट के लिए देखभाल प्रदान करती है। माय डियर, जो वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी है वह लेप्रोसी के पेशेंट के लिए देखभाल करती है, वह कौन सा वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी है। तो ये होता है आपका हिंद कुष्ठ निवारण संघ। हिंद कुष्ठ निवारण संघ जो है यह वॉलेंटियर एजेंसी है जो कुष्ठ रोगियों को देखभाल से संबंधित चीज़ों को करती है, ठीक है ना। हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ठीक है। 37 है, एंटीसेप्सिस से आप क्या समझते हैं। एंटीसेप्सिस का क्या मतलब होता है। तो एंटीसेप्सिस का मतलब होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। एंटीसेप्सिस का मतलब होता है पैथोजन की ग्रोथ को रोकने या नष्ट करने की प्रक्रिया। मतलब आपको पता होगा एसेप्सिस, जो सेप्सिस होता है, आपको पता है मेडिकल सेप्सिस और सर्जिकल सेप्सिस होता है, समझ गए ना। जिसका काम होता है माय डियर एंटीसेप्सी, ठीक है ना, एंटीसेप्सिस है, समझ गए, सेप्सिस नहीं, एंटीसेप्सिस है। तो एंटीसेप्सिस का काम ही होता है कि वह जो है सूक्ष्म जीवों को जो रोग उत्पन्न करने वाला है उसको ग्रोथ को रोके या नष्ट करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। 38 है, कोरोना इन्फेक्शन से बचाव का तरीका क्या है। तो कोरोना इन्फेक्शन से बचाव का तरीका है जल्दी जल्दी हैंड वॉशिंग करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और बिल्कुल जो है आइसोलेशन में पेशेंट को रखें जो पेशेंट पॉजिटिव है, यानी इनमें से सभी से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। आगे है 39 है, फॉर्मलिन है माय डियर। फॉर्मलिन है एक प्रकार की केमिकल डिसइंफेक्ट, ठीक है। फॉर्मलिन क्या है, एक प्रकार की केमिकल डिसइंफेक्ट है जो आपके केमिकल तरीके से सूक्ष्म जीवाणुओं को वृद्धि को रोकता है, ठीक है ना। आगे है 40 है, पास्चुराइजेशन से क्या समझते हैं। तो आपको पहले से पता है, समझ गए ना। पास्चुराइजेशन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ जैसे मिल्क को एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए हॉट करना और फिर तेज़ी से ठंडा करना ही पास्चुराइजेशन होता है। मतलब किसी कोई पदार्थ है, या जैसे मिल्क को मान लीजिए, तो मिल्क को पास्चुराइज किया जाता है तो पहले उसको काफ़ी ज़्यादा हॉट कर लिया जाता है और फिर धीरे धीरे तेज़ी से उसको ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है, फिर उसको पैक किया जाता है, समझ गए। तो ये पास्चुराइजेशन होता है। 41 है, क्वारंटाइन वर्ड का रिलेशन है वैक्सीन से, स्टरलाइजेशन से, एपिडेमिक से बचाव से, कंट्रासेप्शन से। तो जो आपका क्वारंटाइन का संबंध है वह एपिडेमिक मतलब महामारी के बचाव से, ठीक है। 42 है, नमूना लेने का उद्देश्य क्या होता है। तो नमूना इसीलिए लिया जाता है कि बीमारी का निदान करना हो, जांच करना हो। बीमारी के उपचार में यह सहायक होता है, उपचार करेगा तो बिल्कुल सहायक होगा ना, बात सही है। रोगी की स्थिति में हुए परिवर्तन का पता लगाने के लिए बिल्कुल नमूना इसीलिए कलेक्शन लिया जाता है ताकि आप बीमारी के बारे में पता कर सकें, तो इसलिए सभी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए
43 है माय डियर, डिजीज यानी रोग के डायग्नोसिस के लिए व्यक्ति के शरीर से कौन सा स्पेसिमेन लिया जाता है? रक्त का, ब्लड का, यूरिन का, सभी का। तो सभी का जो है लिया जा सकता है। जो जिस प्रकार का रोग हो उस प्रकार के जो है लिया जाता है। ब्लड का भी सैंपल, स्टूल का भी सैंपल, यूरिन का भी सैंपल, सब चीज़ का सैंपल लिया जाता है जाँच करने के लिए, ठीक है। आगे है 41 है हिस्टामिन टेस्ट। हिस्टामिन टेस्ट का संबंध है। तो हिस्टामिन टेस्ट का संबंध लेप्रोसी के डायग्नोसिस है, ठीक है। लेप्रोसी के डायग्नोसिस के लिए हिस्टामिन टेस्ट किया जाता है। मॉन्टेक्स टेस्ट का संबंध किससे है? टीबी के टेस्ट से, टीबी के डायग्नोसिस से, ठीक है। मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए किया जाता है। हिस्टामिन टेस्ट है, हिस्टामिन टेस्ट आपका आईडी टेस्ट है, समझ गए। इंट्राडर्मल टेस्ट है, आईडी टेस्ट है, याद रखिएगा। मॉन्टेक्स टेस्ट है, मॉन्टेक्स भी आईडी टेस्ट होता है, समझ गए, तो ये भी ध्यान रखना है। 48 से कहता है पॉलीबैसिलरी, ठीक है ना, पॉलीबैसिलरी तथा मल्टीबैसिलरी किस डिजीज के पेशेंट के एग्जाम्पल है? तो माय डियर आपको लेप्रोसी जो होता है उसमें पॉलीबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी जो है यह उदाहरण है लेप्रोसी के रोगियों का, ठीक है। मल्टीबैसिलरी और पॉलीबैसिलरी, ठीक है ना। 49 है निम्न में से पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी पेशेंट के बारे में ट्रू सेंटेंस नहीं है। तो पॉलीबैसिलरी के बारे में 5 से अधिक स्किन लेशन का पाया जाना, ठीक है। 5 से अधिक स्किन लेशन का पाया जाना ये सही नहीं है, ठीक है। 1 से 5 लेशंस पाया जाना सही है ये। केवल एक ही नर्व का एफेक्टेड होना ये भी सही है। कुल के आधे से ज़्यादा पेशेंट इस प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब जितना भी कुष्ठ रोग के रोगी है उसमें जो है आधा से ज़्यादा जो है आपके पॉलीबैसिलरी वाला ही होता है। बाकी 5 से अधिक स्किन लेशन जो है आपके पॉलीबैसिलरी में नहीं बनता है, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां है माय डियर, कहता है आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपीज ACTS का यूज किस डिजीज के ट्रीटमेंट हेतु किया जाता है? तो माय डियर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आर्टेमेसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी ACTS यह मलेरिया के उपचार के लिए होता है। अब आपको यहाँ पे एक जवाब देना है, निम्न में से कौन सी ड्रग MDT तथा डॉट्स दोनों प्रकार की थेरेपी में उपयोग ली जाती है? तो कौन सी ड्रग MDT और डॉट्स दोनों प्रकार के थेरेपी में ली जाती है? तो यहाँ पे आंसर है रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग 51 क्वेश्चन को ही रख कर स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। फिर आपका इससे आगे, चूँकि इस वीडियो में आपका 100 से ज़्यादा है तो आगे हम लोग देख लेंगे। बाकी 17वां नंबर का वीडियो में मैंने 51 वीडियो देखा, आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा, नए नए चीज़, ठीक है ना। तो MDT और डॉट्स दोनों, डॉट्स जो कि जानते हैं, समझ गए, MDT जानते हैं, दोनों थेरेपी है, समझ गए। और ये दोनों थेरेपी में रिफाम्पिसिन जो है कॉमन दवाई है, दोनों में रिफाम्पिसिन चलता है, समझ गए। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम विदा लेते हैं। आप लोग अपना कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये 50 से 51 वीडियो, और अच्छा लगा तो इससे आगे का हम भी वीडियो लेकर जरूर आएंगे अगले 71 नंबर के वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।